दोस्तों, हर्षद मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कह के भी बुलाते थे। उनके बारे में एक बात बहुत पॉपुलर थी कि वे जिस शेयर को छू लेते थे वो सोना बन जाता था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिसको वे स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे हैं वह एक बहुत बड़ा घोटालेबाज था, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत के स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 29 जुलाई 1954 को शुरू होती है, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पैनिली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता मुंबई में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, इस शहर में हर्षद के पिता ने अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षद ने अपना बचपन और पढ़ाई पूरी की। हर्षद को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाए। हर्षद स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। साल 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से अपने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही छोटी मोटी नौकरी करना भी शुरू कर दिया, जिसमें सीमेंट तथा हीरे चुनने का भी काम किया था और 8 साल तक इसी प्रकार की नौकरियां करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस वक्त हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। इस कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर हरजीवनदास नेविदास सिक्योरिटी नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रचंड जीवनदास को अपना गुरु मान लिया और कई साल तक उनसे स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बहुत तेज दिमाग होने के कारण हर्षद बहुत जल्द ही स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझने लग गए। दोस्तों, 1984 में स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझकर हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट एलटीडी एक कंपनी को शुरू किया और साथ में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर मेंबरशिप ले ली। दोस्तों, यहाँ से इनका बेताज बादशाह और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से साल 1990 तक मात्र 6 सालों में ही हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होने लगी। अपनी इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और विदेश दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे और उनकी महंगी लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। वे जिस शेयर को भी छू लेते थे उसकी कीमत आसमान पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए देखें तो हर्षद ने एसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र 200 रुपये से कुछ ही दिनों में 9,000 रुपये तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस भी कंपनी पर पैसा लगाते थे उसके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों को छू लेती, जिनसे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। बस यही कारण था कि हर्षद बहुत कम समय में ही हर्षद कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां एक तरफ लोग हर्षद की इस कामयाबी और स्टॉक मार्केट में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, तो लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को सीधा आसमान से ज़मीन पर लाके पटक दिया, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश किया था और एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता रहा। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट्स और 70 अपराधी मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। और सबसे बड़ा सवाल ये था, हर्षद मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाए और वो कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचिता ने बताया था, हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया करता था। साफ शब्दों में कहें तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया।
आपको बताते हैं ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटी जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। इन सिक्योरिटी के बदले में गवर्नमेंट बैंक और इन्वेस्टर से तय समय के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सभी इन्वेस्टर को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों और इन्वेस्टर को सरकार की इस सिक्योरिटी में एक तय किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता है। अब ऐसे में किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए एक लोन ले लेते थे और फिर कुछ दिनों बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटी लोन लेने के लिए बैंकों का साधन मानी जाती थी और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। और इस डील के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटी बेचने के लिए खरीदार और खरीदार वाले बैंकों के लिए सिला ढूंढना हुआ करता था। इस काम के बदले दलालों को बैंक से अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच दलाली का ये काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इन बैंकिंग सिस्टम में कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों, जब हर्षद किसी बैंक की सिक्योरिटी के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे, उस पैसे को बैंक को देने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। जब वो बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटी का पैसा मांगता था तो वे किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देते थे और इसी तरह उनके पास करोड़ों रुपए घूमते रहते थे, जिसका इस्तेमाल वह स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने के लिए किया करते थे। उस समय बैंक सिक्योरिटी के बदले एक दूसरे से लोन लेने व देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। इस हर्षद ने बैंक की उस खास रसीद की नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था वे किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम में करोड़ों रुपए का लोन ले सकता था और उस बैंक को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाले बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता तो वे अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली रसीद बैंक से वापस ले लेता था। तो दोस्तों, हर्षद का ये घोटाला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन देश में जब मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी लॉस की वजह से वे बैंक से लिए पैसे भी नहीं लौटा पाए और उसी समय सुचिता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। बस इस घोटाले का पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला ये लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई थी। बताया जाता है बहुत से लोगों ने नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था। इसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें एक ही केस में दोषी पाया गया के लिए उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी और हर्षद को महाराष्ट्र के ठाणे जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर साल 2001 की रात को हर्षद को सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात को 11:30 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हर्षद के इस किए गए स्कैम को लगभग 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये आज भी भारतीय स्टॉक मार्केट में आज तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।